अमृत बरसात का ये अमृत, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। नमस्कार दर्शकों, डीडी बिहार के खास कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आपको बता दें कि आज पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है और यह हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि पूरे विश्व की तीसरी बड़ी सेना हमारे पास है। बात संस्कृति की हो या तकनीक की, बात कोरोना के समय वैक्सीन बनाने की हो या पूरे विश्व को योग सिखाने की, भारत हर समय हर जगह अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। मैं चर्चा करना चाहूंगी कि भारत उन शक्तिशाली देशों में एक है जिसने अंतरिक्ष में 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट स्थापित करने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न अमृत महोत्सव के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान शैलेंद्र कुमार चौधरी जी। ये बिहार सरकारी सेवा में कार्यरत है, साथ ही एक साहित्यकार और कवि भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहूंगी कि चारों तरफ जश्न का माहौल है, आज़ादी का 75वां सालगिरह मनाया जा रहा है, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? आज़ादी के अमृत महोत्सव को किस रूप में देखते हैं? भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम 12 मार्च 2021 को शुरुआत किया गया था। यह कार्यक्रम एक राष्ट्रीय उत्सव है जो अपने गौरवशाली और प्रगतिशील भारत के जो गौरवशाली इतिहास है उसे हम जश्न के रूप में मनाएं। उसका एक बहुत ही बेहतर सरकार के द्वारा पहल किया गया है कि यह देश में जश्न का माहौल बने, लोगों को अपनी उपलब्धियां, स्वतंत्रता सेनानियों के जो गौरवशाली इतिहास है, उनके जो प्रेरणा है, उनके जो बलिदान है, उनसे हम प्रेरित हो सके, उनका अनुकरण कर सके और साथ ही अपने सपनों का और कर्तव्यों का भारत बनाए, इसमें अपना बेहतर प्रयास कर सके। इस संदर्भ में मेरा एक स्वयं का रचित एक कविता है जो बड़ा ही भावपूर्ण है, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में लिखी गई है। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी इस चीज़ों को सुना जाए। आओ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए, मिलजुल कर नए भारत का जश्न मनाए। यहाँ न कोई राजा रंक, सबके सब रखवाले हैं। गर्व से कहो जनता की सरकार है, नित नए विकास की तेज रफ्तार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है। भारत में मजबूत लोकतंत्र की बहार है। सत्य अहिंसा परोपकार की धरती, ज्ञानशील की पूर्ण धरा उर्वर संस्कार है। विविधताओं से भरा अपना भारत सुंदर अनुपम संसार है। आओ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए, मिलजुल कर नए भारत का जश्न मनाए, जश्न मनाए। अगला सवाल मैं ये करना चाहूंगी, जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं कि भारत के लंबे संघर्ष के लंबे वर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली, इसमें अनगिनत लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, तो उसका आकलन आप किस तरह करते हैं? यह जो महोत्सव मनाई जा रही है, इसका जो सबसे बड़ा ध्येय है कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों, बलिदानियों के गौरवशाली इतिहास को हम याद करें। जहाँ तक गौरवशाली इतिहास रहा है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है, वो बहुत सारे ऐसे हैं, खासकर महिलाएं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, तूर की रानी चेन्नम्मा, मणिपुर की रानी गाइदिन्लिउ, बहुत सारे असंख्य ऐसे वीर हुए हैं, संघर्षशील हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों के प्राणोत्सर्ग करने के बाद इस देश को आज़ादी में सहायक सिद्ध हुआ है। देश, जहाँ तक मैं कहूँगा कि जब जब इस देश में बलिदान और साहस की बात हुई है,
तो स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया जाएगा, इनका अनुकरण किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की इतनी अदम्य साहस रही है कि सेलुलर जेल की काल कोठरियां भी उन्हें रोक नहीं पाई है। अभी हम ये कहेंगे कि जितने भी हमारे असंख्य क्रांतिकारी रहे हैं, उन क्रांतिकारियों को मैं नमन करता हूँ, उन हुतात्माओं को मैं नमन करता हूँ कि उनके खातिर आज देश आज़ाद हुआ। और एक से एक असंख्य रहे। खुदीराम बोस बहुत कम उम्र में फांसी पर झूल गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एक साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे झूल गए हैं। आज़ादी के इन 75 वर्षों में हमारे देश में हर क्षेत्र में विकास किए और इसमें सभी का योगदान रहा है, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? स्वाभाविक है कि देश की प्रगति में हर लोगों का भागीदारी रहा है, हर लोगों का योगदान और अवदान रहा है। तो जैसे किसान हमारे लिए अनूप जाते हैं, राजनेता हो, वकील हो, डॉक्टर हो। कोरोना काल में डॉक्टर, नर्सेस और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं बहुत ही अविस्मरणीय कार्य किए हैं। तो अवश्य कहा जा सकता है कि इस देश में हर की जिम्मेदारी है और हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन करते हुए आज हमने आज़ादी के 75वें साल के बावजूद विकास की एक नई रफ्तार को प्राप्त किया है। तो इसमें हर की भागीदारी है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करें तो बेहतर तरीके से मेरा भारत देश और विकास की ओर अग्रसर रहेगा। स्वाभाविक आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इस देश में विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और सबों ने अपनी सुनिश्चित भागीदारी का बेहतर तरीके से निर्वहन किया है। इन 75 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की, विकास किए, तो विगत की उपलब्धियों को आप कैसे देखते हैं? भारत इन 75 सालों में बहुत बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किया है। एक से एक उपलब्धियों को भारत ने प्राप्त किया है। पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के मंगलयान, चंद्रयान तक हमने यात्रा को प्राप्त किया है। पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे पास में जो श्वेत क्रांति हुई है, अनाजों के आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति हुई है, इसरो की स्थापना हुई है, परमाणु परीक्षण किया गया है और एक से एक विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर शिक्षा के क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्रों में, रक्षा के क्षेत्रों में हर जगह हमने उपलब्धियों को प्राप्त किया है। अभी जल, नल, थल हर जगह हम एक से एक उपलब्धियों को प्राप्त किया है। जैसे कि चंद्रयान 2008 में चंद्रयान की यात्रा की गई है। मंगलयान पूरे विश्व में हम चौथा स्थान पर लाए थे कि मंगलयान पर अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए। मंगलयान में पहली बार में हमने सफलता प्राप्त किया, ये विश्व की पहली हमारी उपलब्धि रही है। हमारा सेना जो है बहुत बड़ा सशक्त है। अभी शिक्षा के बारे में देख लेंगे कि आज़ादी के समय लगभग 18% से लोग साक्षर थे, अभी 75% से ऊपर हमारे यहाँ साक्षरता दर है। अर्थव्यवस्था को देखेंगे कि बहुत ही निचले स्तर पर हमारा अर्थव्यवस्था हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुकी है। हम ऑटोमोबाइल के सेक्टर में देखेंगे कि जापान से हम आगे निकल चुके हैं। तीसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा बाजार है। विश्व का सबसे बड़ा जो है मजबूत सेना है, यहाँ रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है। तमाम सारी उपलब्धियां हैं। यदि हम देखेंगे तो एक लंबा फहरिस्त इसकी होगी। जब आप देखते हैं कि भारत में जहाँ तहाँ हर जगह आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, समावेशी विकास के जो कार्यक्रम किए गए हैं, चाहे जनधन योजना एक बहुत बड़ा रहा है कि हर लोगों को बैंकिंग से जोड़ा गया है। उज्ज्वला योजना के लोग माध्यम से गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण अन्न योजना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि समावेशी विकास की बात की गई है। जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नव प्रण है उसमें है कि महिलाएं, बच्चे, आदिवासी सशक्तिकरण, जल, सांस्कृतिक गौरव, परिवार स्वास्थ्य एवं कल्याण, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत, एकता, सारी चीजें इसमें समाहित है कि हर जगह हमने प्रगति की है और हमारी बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं और हम आज उपलब्धियों के कगार पर हैं कि पूरे विश्व में हमारी पूछी जा रही है। यहाँ पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर को आदर के साथ हाथ जोड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉस कहते हैं। तो स्वाभाविक है हमने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी, वैश्विक स्तर पर भी हमने अपनी सफलता को अर्जित किया है। आज वो भारत है जो अपनी विश्व क्षितिज, विश्व फलक पर अपनी उपलब्धियों का झंडा बुलंद कर दिया है। सब अपने अधिकार की बात तो खूब करते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात आती है तो उसे भूल जाते हैं। तो क्या कोई देश बगैर नागरिक की सहभागिता
और उनके कर्तव्य के बिना आगे बढ़ सकता है। अवश्य आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बिना कर्तव्य का कोई भी समाज और देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे संविधान में भी जो 11 कर्तव्य दिए गए हैं, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। इसके पहले 10 कर्तव्य हुआ करते थे। षोडशी समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन में 1976 में कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो जो कर्तव्य है, क्योंकि व्यक्ति जो है, व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। जब तक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा, समाज जिम्मेदार नहीं होगा, और जब तक समाज जिम्मेदार नहीं होगा तो राष्ट्र जिम्मेदार नहीं होगा। तो अवश्य है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा, अपनी कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, सारी चीजों को रखना होगा। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। लोग नागरिकों का कर्तव्य समझे, हमारा क्या कर्तव्य है। लोग अधिकार की तो बात खूब करते हैं, खासकर पढ़े लिखे व्यक्ति अधिकार की खूब बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य को भूल जाते हैं। छोटी छोटी जो हमारा कर्तव्य है कि हम मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करें, पर्यावरण की रक्षा करें। इसके बाद जो है कि हम पानी का दुरुपयोग ना करें, हम समय पर टैक्स भरें। तो इसके लेकर के सरकार की कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था हमें नॉक करेगी, तब हम टैक्स भरेंगे, तब हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, तब हेलमेट पहनेंगे। तो मेरे ख्याल से नागरिकों का कर्तव्य बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि जब तक नागरिक अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करेंगे तो देश एक जिम्मेदार देश का निर्माण नहीं होगा। तो हम बहुत सारे हमारे संविधान में कर्तव्य दिए गए हैं कि प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, भाईचारा रखें, समरसता रखें, महिलाएं बच्चे सबका आदर करें। तो हमारे पर्यावरण की जो है, पर्यावरण की जो विभिन्न संस्थान है, पर्यावरण के जो विभिन्न साइट्स है, उन सभी चीज़ों का हम निर्वहन करें, संरक्षण करें, अक्षुण्ण रखें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो बेशक भारत में आज़ादी के 75वें साल के ऊपर के बाद नागरिकों को कर्तव्य परायणता का बोध करवाना और कहीं आवश्यक है, क्योंकि बिना कर्तव्य परायणता का यह देश मेरा विश्व गुरु नहीं बन सकता है। नागरिकों की भूमिका सबसे ज्यादा स्पष्ट होनी चाहिए। भ्रष्टाचार किसी भी देश के लिए दीमक की तरह होता है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए, उसके खिलाफ बनाए गए कानून के बारे में आप क्या सोचते हैं? भ्रष्टाचार हमारी देश की एक विकराल समस्या हो चुकी है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रयास किए गए हैं। इसके बावजूद भी यह हमें दीमक की तरह चाट रहा है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जो है हर जगह व्याप्त है। लेकिन आज के समय डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटरीकरण के कारण भ्रष्टाचार बहुत हद तक रोका गया है। जैसे डीबीटी के माध्यम से लोगों को जो राशि है उनके खाते में हस्तांतरित की जाती है। रेलवे का जो टिकट है वो कंप्यूटराइज हो गया है। तो कंप्यूटरीकरण, टेक्नोलॉजी, तकनीकी के आने से भ्रष्टाचार तो बहुत हद तक अंकुश हुआ है। लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार पर हमने विजय हासिल कर लिया है। भारत सरकार द्वारा या सरकार, विभिन्न सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा कई कानून बनाए गए हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जिसमें कि 2018 में संशोधन किया गया है कि लोक सेवकों को रिश्वत देना और लेना दोनों ही यह अपराध की श्रेणी में आता है। धन शोधन निवारण अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसमें भी 10 साल के कैद की प्रावधान रखी गई है, बहुत ही सख्त इससे बनाया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 में इसमें कंपनीज के मामले से संबंधित भ्रष्टाचार को देखे जाते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम यह 2013 में हुआ, जिसका जो प्रभावी 16 जनवरी 2014 से हुआ है। इसमें लोक सेवक में सभी जनप्रतिनिधि, इवन की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं माननीय मंत्री भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो भ्रष्टाचार के बारे में सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनसीबी, विभिन्न सारे प्रयास किए गए हैं कि भ्रष्टाचार को कम की जा सके। और हाल ही में जो है बहुत सारे जगह देखने को मिल रहा है कि लोगों को इतनी अब डर हो गई है कि यदि हम भ्रष्टाचार करते हैं तो हमारे ऊपर निगरानी रखी जाएगी, हमारे ऊपर नकेल कसी जाएगी। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार अभी भी विकराल समस्या बनी हुई है। सुरसा की मुंह अभी भी सुरसा की मुंह की हुई है। भ्रष्टाचार के संदर्भ में 1964 में केंद्रीय विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई।
केंद्रीय विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई और इसका संवैधानिक रूप दिया गया 2003 में। तो सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रयास किए जाते रहे हैं। स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार में नागरिकों को भी सरकार को सहयोग देना होगा। हम अपने कर्तव्यों को समझे, रिश्वत ना दे, गैर कानूनी तरीके से कोई काम न करवाना चाहे, कोई अनुचित लाभ ना ले, तो भ्रष्टाचार तभी समाप्त हो सकता है जब सरकार के साथ साथ जनता की सुनिश्चित भागीदारी होगी। स्वभावतः भ्रष्टाचार के नकेल कसने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। हम सब मिलजुल करके भ्रष्टाचार को समाप्त अवश्य कर सकते हैं। अभी आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए प्रयासों के बारे में बताया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सबका साथ सबका विकास का नारा का आजकल खूब चर्चा हो रही है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये नारा कितना सार्थक है? सबका साथ सबका विकास भारत का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम रहा है जो सबको समावेश करने की माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा आह्वान किया गया है। 15 अगस्त 2021 को मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को भी उन्होंने जोड़ा है। तो सबका साथ सबका विकास का अर्थ होता है कि समावेशी विकास, यानी जो 9 जो बिंदु हैं जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में, उसमें एक समावेशी विकास भी है। समावेशी विकास का अर्थ होता है कि हर की भागीदारी, हर व्यक्ति विकास के राह पर अग्रसर हो, हर व्यक्ति को विकास में समाहित किया जा सके। समावेशी विकास के संदर्भ में जनधन योजना सभी लोगों को बैंकिंग से जोड़ा गया। उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन सबको दिया गया और मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। कोरोना काल में रिफिलिंग की भी सुविधा दी गई। गरीबों को कोरोना काल में अन्न मुफ्त दिए गए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। और बहुत सारे किसानों के लिए साल में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दी जा रही है 3 किस्तों में। रेहड़ी फुटपाथ पर ठेला वालों के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं निधि योजना की गई है कि बिना किसी बैंकिंग गारंटी के उन्हें कार्य करने के लिए, बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। बहुत ही इस पर कम ब्याज है, सब्सिडी दिए जाते हैं। दूसरी बार में 20,000 रुपये दिए जाते हैं। तो बहुत सारी है। अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो तात्पर्य यह है कि सबका साथ सबका विकास इतना प्रासंगिक है कि हर लोगों को विकास में भागीदारी सुनिश्चित कराना। बिना लोगों की भागीदारी से देश आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि यदि विकास असमानता को यदि उत्पन्न करता है तो विकास भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो सबका साथ सबका विकास बहुत ही प्रासंगिक है। वर्तमान समय में तो लगता है कि यह सबका साथ सबका विकास के बगैर हम भारत विश्व गुरु नहीं बढ़ सकते, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर सबका साथ सबका विकास में लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया गया है, लोगों को पैसा सुरक्षित है इस बात का प्रयास किया गया है। रोड, बिजली, तमाम तरह की चीजें हर लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये बहुत ही अच्छा नारा बुलंद किया गया है कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो स्वभावतः यह देश आज सबका साथ सबका विकास में बहुत ही आगे बढ़ रहा है। मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि यह बहुत ही प्रासंगिक है कि हर व्यक्ति विकास में शामिल हो। भारत कभी दुनिया का सिरमौर था, आज फिर भारत को विश्व गुरु बनाने की चर्चा हो रही है। इसे आप कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, लेकिन इसके लिए हमें समझना होगा कि भारत विश्व गुरु कैसे बने। इसके लिए बेहतर प्रयास करना होगा। विश्व गुरु बनने के लिए हमें अध्ययन, आराध, अध्यात्म की आवश्यकता है। अध्यात्म में तो हमारा दिव्यशाली और गौरवशाली इतिहास रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में हमने हमारी जो पुरातन उपलब्धियां हैं उसे वर्तमान समय में कहीं न कहीं कई परिस्थितियों में उसे नजरअंदाज किया गया है, लेकिन विश्व ने हमारी हर परिस्थिति को माना है, हमारी पौराणिक ज्ञान को, हमारी पौराणिक पुस्तकों के ज्ञान को माना है। चाहे अब देखेंगे आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, वराहवीर ने फलित ज्योतिष। यदि आप देखते हैं तो विश्व गुरु के संबंध में आप विभिन्न सारी उपलब्धियां हैं, जैसे कि आप गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने गुणनफल के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसके बाद भास्कराचार्य ने लीलावती में कहा है कि पाई का मान कैसे होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले जाएंगे। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगे तो सुश्रुतचरक, जो कि फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। हमें आश्चर्य होगा, इस देश के वासियों के लिए पता भी नहीं होगा कि सुश्रुत की प्रतिमा रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन मेलबोर्न के मुख्य द्वार पर रखा गया है। यानी हमारी जो उपलब्धियां हैं इसे विश्व ने मानना शुरू कर दिया है।
यह विश्व गुरु बनने के हमारे बहुत सारे प्रयास हैं। हम हर जगह आगे बढ़े, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे मोदी जी को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पैर छूते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉस कहते हैं। तो विश्व गुरु बनने के लिए हमें कुछ वर्तमान समय में कुछ प्रासंगिक चीजों को अपनाना होगा। आतंकवाद, अलगाववाद और विभिन्न समस्याएं हैं, इसके लिए हमें आगे आना होगा ताकि हम विश्व गुरु के रूप में अपनी सार्थकता को सिद्ध कर सके। लेकिन हम विश्व गुरु बनने की ओर आगे आ चुके हैं। हमारी जो अध्यात्म की संस्कृति रही है, हमारी जो ज्ञान की भूमि रही है, तो विश्व ने इस चीजों का माना। यदि आप देखेंगे तो विश्व की बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां उसके सीईओ अभी भारत के हैं। तो स्वाभाविक है कि हमने विभिन्न देशों में जो यहाँ से निर्वासित जो लोग रहे हैं, जो वहाँ प्रधानमंत्री बने हैं, अभी ब्रिटेन में आप देख लीजिए कि यहाँ सुनक जो है, तो सारी चीजें हैं कि हमारी प्रतिभा को विश्व ने लोहा माना है और हम विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विश्व गुरु हम थे, हैं और रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमें समसामयिक चीजों में, समसामयिक मुद्दों में हमें कुछ सतर्क होना होगा, प्रासंगिक होना होगा, तभी हम विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। चलते चलते आजादी के अमृत महोत्सव पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि जो भी आपकी क्षमताएं, योग्यताएं हैं, उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। ब्रेन ड्रेन से बचा जाए, क्योंकि भारत के जो मेधा है बाहर जा रहा है। मैं इस बात का समर्थक रहा हूं कि भारत की मेधा का उपयोग भारत में ही हो। जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, जहां भी है, जिस रूप में है, जरूरी नहीं कि बहुत बड़े पद पर रह करके ही कोई अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता है। जरूरी नहीं कि कोई सरकारी सेवा में रह करके ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता है। एक छोटा से छोटा काम करने वाला, छोटा से छोटा तात्पर्य यह हो रहा है कि कोई निम्न काम नहीं, तात्पर्य है कि जो छोटा लोग मान लिए हैं, कोई काम छोटा नहीं होता है। नो जॉब इज मीनियल, मिल्टन कहते हैं। तो जहां भी आप हैं, उनको बेहतर तरीके से बेहतर इस देश को दे सके, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्तव्यपरायणता के साथ हम अपने बेहतर प्रयास करें। साथ ही नागरिकों के जो बोध है, कर्तव्य की तो हम खूब बात करते हैं कि हमारे ये कर्तव्य दिए गए हैं, ये कर्तव्य है, ये क्यों नहीं हो सकता है। हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का हम किस रूप में बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकते हैं। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, हमारी जो सांस्कृतिक गौरव है उसका आदर करें, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उसका आदर करें। प्रायः देखा जाता है कि हम अपने कर्तव्यों को भूलते हुए बहुत ही बेहतर तरीके से अपने अधिकार की बात करते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों अनुन्यासरे संबंध है। तो हम अपने कर्तव्यों का इस रूप में निर्वहन करें कि यह देश सिरमौर बन सके, क्योंकि एक बेहतर व्यक्ति ही बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। बिना समाज का कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ा है। तो ये इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं लोगों से यही कहूँगा कि जितनी आपके पास क्षमताएं हैं, उसका बेहतर तरीके से संसाधनों का उपयोग करें और शांति सुखमय के साथ रहें। आपसी भाईचारे प्रेम की बात रखें। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा जो रहा है उसका हम अनुपालन करें। स्वभावतः हम इस देश को नया भारत, बहुत ही नया भारत के साथ साथ एक प्रसिद्ध और उपलब्धियों भरा भारत बनाना चाहते हैं। जो सिरमौर है वो सिरमौर कायम रहे और शांति प्रिय, सुखमय, अमन, भाईचारे का भारत रहे। मैं वही आपसे कामना करना चाहता हूँ। मेरी यही आपसे विनती है। जय हिंद। आप यहाँ आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में जन जन की भागीदारी थी, उसी तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव में जन जन की भागीदारी है। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है दौरा केंद्र निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है director.ddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।